इतिहास की दृष्टि में भारत भाग 34वां चंद्रशेखर की सरकार के बाद जो चुनाव हुआ और नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाया गया, और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बना उस समय लोकसभा का सदस्य ही नहीं था, लेकिन उसके समय को इसलिए हम विस्तार के साथ बात करना चाहेंगे कि नरसिंह राव ने उदारीकरण के नाम पर भारत को अमेरिकन साम्राज्यवाद के सामने लूटने के लिए एक रेड कारपेट की तरह बिछाया। हम इतिहासकारों की एक जिम्मेदारी होती है कि इतिहास कागज पर फैलाई हुई स्याही मात्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक विज्ञान है जो जनता के हर दुख दर्द, शासकों, अपराधियों, लुटेरों के अत्याचारों का विवरण लंबे समय तक संजो कर रखता है, जिससे आने वाली पीढ़ी अनुभव हासिल कर सके। आज जो हमें इतिहास सत्ताधारी द्वारा तैयार करवाया गया जो मिलता है, वह उन तथाकथित बुद्धिजीवियों की देन है जिनकी हालत यह है कि बख्शीश के लालच में फर्जी सलाम करते हैं और वास्तविकता को झुठला देते हैं। 21 जनवरी 1991 भारत के लिए एक ऐसा दिन था कि भारत दिवालिया हो चुका था। उसके पास सिर्फ एक सप्ताह का विदेशी आयात का पैसा बचा था। उससे पहले 1988 में वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के चेयरमैन राजीव गांधी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारा भुगतान संतुलन सही नहीं रहेगा, इसको आप देखिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। चंद्रशेखर के समय उन्होंने सोना रखा 2 बार गिरवी, उससे काम नहीं चला। स्विट्जरलैंड को कस्टम के द्वारा सोना बेचा गया, काम नहीं चला। जापान बैंक को सोना बेचा गया, काम नहीं चला। जब नरसिंह राव की सरकार आई तो नरसिंह राव ने सबसे पहले जो अपना मंत्रिमंडल बनाया, क्योंकि भारतीय संविधान चाहे कितना भी बड़ा होगा दुनिया में, उसमें कहीं ये प्रावधान नहीं है कि यदि देश आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो और जनता यदि गरीब हो और भूख मरने लगे तो उसके लिए क्या उपाय किए जाए, ये भारतीय संविधान में नहीं है। वो चाहे अम्बेडकर ने बनाया हो, चाहे उसमें नेहरू का नाम हो, वो एक ही थे, सारे ही अंग्रेजों के जड़ थे। जब ये बात आई कि अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया जाए तो एक दिन में देश दिवालिया नहीं हुआ। उसके पीछे सोचने के लिए समय ही नहीं दिया। इस देश के मुल्क के किराए के चाटुकार मीडिया ने जनता को गुमराह किया, जबकि हकीकत में ऐसी हालत एक दिन में नहीं बनती। इस हालत पे हम यदि गौर करें तो हम पाते हैं कि भारत में जो प्रजातंत्र की जिन्होंने नींव रखी, उस नींव के अंदर जो RCC देनी चाहिए थी, रोड़ी, सीमेंट, स्टील, बजरी जो देनी चाहिए थी, उसकी जगह से नींव मिट्टी से भरी, रेत से भरी, और उसका नतीजा है कि उसके ऊपर आप अट्टालिकाएं नहीं खड़ी कर सकते। एक न एक दिन ऐसा आना ही था। ये नरसिंह राव के समय आया, इनको साफ मना कर दिया। उस सूरत में इन्होंने 2 बार रुपए का अवमूल्यन किया, 2 बार में। एक बार इन्होंने 12 पॉइंट कुछ परसेंटेज किया, दूसरी बार 25 पॉइंट कुछ परसेंटेज किया। फिर इन्होंने उस समय अंतर्राष्ट्रीय घटना
जो हुई, इराक ने इनको कहा कि हम हमला, अमेरिका ने कहा कि हम इराक पर हमला करेंगे, आप हमें प्लेटफार्म उपलब्ध करवाइए, आप अपने बंदरगाह में उपलब्ध करवाइए, फिजी से हमारी बहुत दूरी पड़ती है, हम आपको दुगुना तिगुना पैसा दे देंगे, वो भी ले लिया। ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में नहीं, कैबिनेट में नहीं आई। देश की विदेश नीति से एकदम से चेंज होने की स्थिति में आ गई कि जो इराक हमें एक दोस्ती की निभाता था, पाकिस्तान की लड़ाई में उसने दोस्ती निभाई, वो हमें तेल देता था, उस समय हमें 500 अरब डॉलर खर्च होना था। जब इराक पे हमला किया तो हमें सीधा 1200 अरब डॉलर खर्च करना पड़ा, हमें 700 अरब डॉलर का घाटा उसमें होने लगा, पैसा हमारे साथ नहीं था। ऐसी सूरत में जो मिट्टी की बनी हुई दीवार थी, उस दीवार के बारे में हम यदि फिर हम हमारे पुराने दस्तावेजों को ढूंढते हैं तो हमें पंडित सुंदरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज इतिहास की एक महत्वपूर्ण किताब मिलती है। इस किताब के पेज नंबर 163 पर दर्ज है कि कांग्रेस ने जनता की आंखों में धूल झोंकी और अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया। राष्ट्रद्रोही गांधी नेहरू गुट की प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 से 22 में पहली, 1930 से 1932 में दूसरी और 1946 से 1947 में राष्ट्र के साथ तीसरी सबसे बड़ी गद्दारी की थी। ये किताब, ये लाइनें आपको पाठ्यक्रम में नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ, उस विभाजन में भी हमने 2 पीढ़ियों को अध्ययन के मामले में और इतिहास के मामले में गुमराह किया है। और मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में जो भी इतिहास लिखेंगे भावी पीढ़ी, वो हमें इसके लिए माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि 19 मार्च 1946 को सिंगापुर में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और अमेरिकन साम्राज्यवादियों के प्रतिनिधियों और भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व जवाहरलाल नेहरू के बीच एक गुप्त त्रिपक्षीय समझौता हुआ। ये बात भी इसके अंदर दर्ज है। अब प्रधानमंत्री नेहरू को प्रधानमंत्री इस शर्त पे ही बनाया गया था और 12 करोड़ डॉलर जो अमेरिका पर कर्जा था, अमेरिकन पूंजी ने उनको बाध्य किया कि तुम भारत और चंपाद्वीप के देशों को, इस पूरे मार्केट को हमारे हवाला करिए, और उसके कर्जा माफ़ कर दिया गया। उसमें जिस भारतीय की महत्वपूर्ण भूमिका थी वो जीडी बिरला था, और जीडी बिरला ने शामिल किया। जीडी बिरला ब्रिटिश प्रतिनिधियों के साथ दिया, अमेरिकन साम्राज्यवादी थे, और उन्होंने एक डोमिनियन सरकार दी, एक पावर ट्रांसफ़र किया, ये बाज़ार अमेरिकन पूंजी के सामने हवाला किया। और उसके फलस्वरूप फिर लिखा है इस किताब में कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन अवार्ड के रूप में फलित हुई। अंग्रेजों ने भारत को विभाजित कर डोमिनियन स्टेट के रूप में हमें दिया, परंतु गांधी नेहरू ने इसे स्वाधीन भारत घोषित किया। पूर्ण स्वराज्य और भारत की मुक्ति के लिए जन आंदोलनों और अमूल्य बलिदानों से सींचे सपनों को झुठला दिया। पिछले 51 वर्षों से भारत के इस सदी के सबसे बड़े इस झूठ को सतत फैलाया जाता रहा कि गांधी नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत को स्वतंत्र कराया। ये आप 162 पेज के ऊपर देखिए। तो हमारी नींव मिट्टी से भर दी और हमें सीमेंट और
स्टील की कंक्रीट बताई गई। तो उसका परिणाम एक दिन आना था। और एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए था उनको, नरसिंहा राव को, जो इंदिरा गांधी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था अलेक्जेंडर, वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंहा राव का था। उन दोनों ने पहले रिजर्व बैंक के जो गवर्नर रहे पटेल, उसके पास गए कि आप वित्त मंत्री बनाइए। उसने कहा नो, मैं नहीं बनूंगा। फिर अमेरिका द्वारा ही प्रायोजित मनमोहन सिंह, वर्ल्ड बैंक की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की, वीपी सिंह का भी आर्थिक सलाहकार रहा, चंद्रशेखर का भी आर्थिक सलाहकार रहा, पूरा कंप्लीटली प्रो अमेरिकन व्यक्ति को एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में प्रायोजित किया गया। अब अफसोस देखिए कि जिस समय ये सारे समझौते हुए, उस समय ना नरसिंहा राव लोकसभा का सदस्य था, ना मनमोहन सिंह किसी भी सदन का सदस्य था। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बनने के बाद नरसिंहा राव ने चुनाव लड़ा आंध्रा से, और मनमोहन सिंह को असम का राज्यसभा का मेंबर लाए। ये सारी योजनाबद्ध तरीके से इसने देश को कमज़ोर करने के लिए मार्केट खोल दिया। अब भारतीय आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अर्थशास्त्र को समझ सके। और एकांकी ज्ञान के लिए हमने पाठ्यक्रम में जो केंद्र और राज्य सरकारों ने जो बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया है, उसमें उसको एकांकी ज्ञान दिया है कि इतिहास वाले को अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं, अर्थशास्त्र वाले को फिजिक्स का ज्ञान नहीं, फिजिक्स वाले को केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं। तो वो जबकि सारे समाज से संबंधित बात है, तो सामाजिक विज्ञान के बुनियादी ज्ञान जब तक नहीं है, जब तक आप कितनी भी धांधली करते रहिए, ये धांधलियाँ होती रही। और जिसको इन्होंने कहा कि दो बात के लिए, जिस नरसिंह राव के लिए बहुत बड़ी बड़ाई की गई कि इन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त किया। इन सब में राजीव गांधी की सहमति थी। लाइसेंस राज में सिस्टम क्या था कि कारखाना लगाएंगे तो कारखाने में कितना उत्पादन होगा, कितनी मात्रा में उत्पादन होगा, किस रेट पे बिकेगा, ये सरकार तय करती थी। अमेरिकन पूंजी चाहती थी कि इन सब चीज़ों से उसको मुक्ति मिले। अब उन्होंने ये नहीं बताया देश को, क्योंकि उत्पादन दो ही तरह का है। भारत एक दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों में धनी देश है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हर चीज़ के हैं। अब उनसे जो शुरू में शोधन करते हैं उसको हम आधारभूत कारखाने कहते हैं, जो दूसरे कारखानों के लिए तैयार करते हैं। आधारभूत कारखाने हमारे पास नहीं थे। हमारे पास आधारभूत ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। हवाई जहाज़ खरीदने की स्थिति में कोई भारतीय सेठ नहीं था। समुद्री बेड़ा खरीदने में नहीं था, बंदरगाह खरीदने में नहीं था, रेलवे खरीदने में नहीं था। तो भारत में योजना बना करके अमेरिकन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की राय से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो सेक्टर कायम किए, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो नेहरू के जो साथ थे, इन किताबों में सारी में हवाला है कि जो कम्युनिस्ट लीडर थे फारूकी और उसके वेतनभोगी थे, ये और लिखा है। उन्होंने खूब ढिंडोरा पीटा, जबकि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए था। पब्लिक सेक्टर जनता के इंटरेस्ट के लिए नहीं बनाया गया था, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया था कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। फिर दूसरी बात है कि कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली फैक्ट्री, जो हम चीज़ें काम में लेते हैं, आम नागरिक जो चीज़ें काम में लेते हैं, उनको पैदा देश जो नहीं करता तो वो देश टूटता है। और नरसिंहा राव ने उदारीकरण के नाम से ये छूट दे दी कि आप कोई भी माल कहीं किसी कंट्री में भी बनाइए, हमारे उपभोक्ता को दे दीजिए। अब हमारे उपभोक्ता की हालत के लिए उन्होंने ऐसे दरवाजे खोल दिए कि यदि कोई बीमार होता है तो सबसे पहले दवाई की ज़रूरत होती है। सारी दवाई मेडिकल सिंडिकेट की अमेरिका का कब्जा है। आप कोई सी दवाई, चाहे कोई एंटीबायोटिक ले लीजिए, कोई और ले लीजिए, उसका कब्जा है।
आप यदि कोई ज़रूरी रोज़ इस्तेमाल की चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका का कब्ज़ा है। आप कोई भी माल देख लीजिए, चाहे आप सेव बना लीजिए, चाहे आप बाथरूम में काम में ले लीजिए, चाहे आप कोई सारे ही अमेरिकन का अपना है। यदि आपको प्यास लगे तो आप कोई भी ठंडा पियो तो अमेरिका का कब्ज़ा है, उन्हीं का माल है। और उनको ये भी छूट देती है कि इसकी रेट आप तय करोगे। और लूट की हद होती है जहाँ नरसिंह राव से पहले कोई भी नहाने का साबुन 150 ग्राम का आता था। नरसिंह राव ने उदारीकरण देने के बाद में उसका वजन 150 ग्राम के बजाय 100 ग्राम कर दिया और कीमत बढ़ा दी। और लूट में, क्योंकि भारतीय आदमी खोज खबर करता ही नहीं और रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में वो देखता ही नहीं। जैसे मैं नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कोई मेरे से पूछे कि कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो, उसमें टोटल फेट क्या है, तो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं उसके कागज़ को पढ़ने का पसंद नहीं करता। इसका मतलब है हम केवल संचार के साधनों पर जो विदेशियों ने कब्जा किया, हम उसके ऊपर प्रचार पर आधारित है, न कि व्यवहारिकता के आधार पर है। तो उन्होंने एक रेड कॉरपोरेट बिछाया अमेरिकन के लिए और एक अचल पूंजी के रूप में जो शेयर मार्केट का एक जो पैटर्न लाए, अचल पूंजी कि आज इस कंपनी के इतने शेयर खरीद लिए, आज इतने कंपनी के शेयर खरीद लिए। तो हम उठने से लेके सोने तक जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों में हम सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड बाय द फॉरेन्स होता है और हम विदेशों को हमारा कच्चा माल बेचते हैं। यही ब्रिटिश लोग करते थे, यही लोग आज साम्राज्यवादी करते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि हमारा प्रजातंत्र बचेगा। नो, हमारा प्रजातंत्र नहीं बचेगा। हमारे देश ही इनके हवाले कर दिया। और अब धीरे धीरे क्योंकि नरसिंह राव के समय 3-4 बात विशेष हुई थी कि सबसे बड़े घोटाले भी हुए हैं। नरसिंह राव के समय सांप्रदायिकता भी हुई है, अयोध्या का प्रकरण भी हुआ है, ये उदारीकरण भी हुआ है, विदेशों के लिए उन्होंने रास्ता भी खोला है। तो ये उदारीकरण के बाद उन उदारीकरण के क्या परिणाम रहे, और जो भारत में सांप्रदायिकता हुई वो सांप्रदायिकता भी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी कि देश की जनता वास्तविक समस्याओं की तरफ, कि जहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, उच्च क्वालिटी की शिक्षा है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाए। इसलिए बहुता के आधार पर उसको रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बिखेर दिया। जहाँ तक ये सवाल है कि क्या हम इससे बच सकते थे, हम बिल्कुल बच सकते थे, क्योंकि इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा यदि किसी ने खिलाफत की है तो जो दुनिया के फेमस इतिहासकार हैं उन्होंने बता दिया था हमें उस समय ही कि आपको जो है ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, लेकिन हमने उनको नहीं माना। हमने उनको नहीं माना तो उसका परिणाम जो है तो सामने आ ही रहा है। विश्व का एक प्रसिद्ध इतिहास समीक्षक है F.M. मॉर्गन, विश्व इतिहास है। उसने कहा था कि ये नेहरू ने जो सिंगापुर के अंदर जो समझौता किया, माउंटबेटन मिशन अल्पकालीन और कमतर है, परंतु भारत के भविष्य के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण और भयंकर परिणामों वाला होगा। लेकिन हमारा बुद्धिजीवी तो पेट पालने के लिए काम करता है ना। हमारे बुद्धिजीवी तो उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको उनको कुछ मिल जाए। और जो भारत का प्रबुद्ध वर्ग है उसकी स्थिति क्या है, ये उसने पेज नंबर 171 पर लिखा है कि भारत का प्रबुद्ध वर्ग तो सदा से ही स्वार्थी एवं जन विरोधी रहा है और शासक वर्ग के गैर कानूनी कामों को जनहित के लिए उचित ठहराने की मोहर लगाने का प्रयास करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य रहा है। तो ऐसी सूरत में जब हमने नींव ही मिट्टी की भर दी तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। और आगे जो हम आगे चलते हैं तो उनके परिणाम हमारे सामने क्या आते हैं, उनके क्या परिणाम रहे। नरसिंह राव के समय के अंदर ही सामने वो परिणाम आ गए जिनमें नरसिंह राव के समय के जो घोटाले आए हैं, नरसिंह राव के समय के वो चीज़ें हैं, उनको हम अगले एपिसोड में आपके सामने
पेश करेंगे। इन्हीं को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। मैं गणेश बेरवाल, आर्कियोलॉजिस्ट सीकर। धन्यवाद।